नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीएस अकेडमी जून के एनसीईआरटी के इस ज्योग्राफी क्लास में, जहां पे हम लोग क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1 से इस क्लास को शुरू कर रहे हैं। और जो लोग भी क्लास कर रहे हैं, आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि ये जो सीरीज चल रही है एनसीईआरटी की ज्योग्राफी और साइंस, यहाँ से टीआरई 3rd में 46 प्लस क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर हमारे यहाँ से नोट्स लेना चाहते हैं एनसीईआरटी, मॉडर्न हिस्ट्री, ईवीएस, तो ये सारे नोट्स काफ़ी कम कीमत में मिल जाएंगे आपको। और चलिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। क्लास को शुरू करते हैं और ये जो पहला अध्याय है संसाधन, इसे पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहला हमारी जो टॉपिक है, इसे बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन के बारे में। तो देखिए, प्राकृतिक संसाधन जो है, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता है तथा अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाई जाती हैं, ऐसे जो वस्तुएं होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं कि जो प्रकृति में स्वतः उनका निर्माण होता है, जन्म होता है, और उनका प्रयोग करने के लिए उसमें जो है ज़्यादा संशोधन करने की ज़रूरत नहीं होता है, वह स्वतः ही प्रयोग में आ जाते हैं। तो ऐसे जो वस्तुएं होती हैं, जो संसाधन होते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। अब संसाधन की बात की जाए तो देखिए, संसाधन में एक होता है प्रयोज्यता, जो वस्तु के उपभोग कैसे करते हैं इसकी बात करते हैं। दूसरा होता है उपयोगिता, मतलब कि संसाधन वही चीज़ कहलाएगा जिसमें वस्तु का कैसे उपयोग करना है और उसमें क्या महत्व है, मतलब उसका क्या गुण है कि उसका हम उपयोग करें। ये दोनों बातें उसमें होनी चाहिए, तब जाके संसाधन बनता है। वस्तु की प्रयोज्यता अथवा उपयोगिता से संसाधन बनाती है, मतलब कि कोई भी चीज़, वस्तु की क्या गुण है, किस चीज़ की पूर्ति करता है, यही उसके जो गुण है, ये आपके संसाधन कहलाते हैं। अब बात करते हैं पेटेंट के बारे में। तो देखिए, पेटेंट है क्या? किसी विचार, वस्तु या आविष्कार का एकमात्र जो अधिकार होता है, उसी को हम लोग पेटेंट कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारी दवाइयाँ का पेटेंट किया जाता है। तो पेटेंट का मतलब है कि जो चीज़ का पेटेंट हो गया किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उस वस्तु पर उस व्यक्ति का एक अधिकार हो गया, ठीक ना, उसी को पेटेंट कहा जाता है। समय और प्रौद्योगिकी किसी संसाधन के दो कारक हैं, यानी कोई भी संसाधन है, उस संसाधन के दो कारक होते हैं। एक होता है समय, दूसरा होता है प्रौद्योगिकी, क्योंकि यही जो है उस संसाधन को और अधिक उपयोगी बना देते हैं। ठीक है, बात करते हैं प्रौद्योगिकी क्या होता है। तो किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान की जो प्रयोग होता है, वही प्रौद्योगिकी कहलाता है। आप ऐसे समझिए कि अगर किसी वस्तु का नया निर्माण करना है या उसमें कुछ संशोधन करके कुछ बेहतर बनाना है, तो उसके लिए जो भी कौशल, जो भी नई ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, वही हमारा प्रौद्योगिकी कहलाता है। अब देखिए, मनुष्य खुद में सबसे बड़ा संसाधन है, क्योंकि आप जानते हैं कि मनुष्य ही एक संसाधन है। और मनुष्य सबसे बड़ा संसाधन इसलिए है क्योंकि मनुष्य के द्वारा बाकी संसाधन का निर्माण किया जाता है या उपभोग किया जाता है, इसीलिए मनुष्य खुद एक संसाधन है और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा संसाधन है। अब आगे हम बात करते हैं संसाधन के बारे में। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा कि यहाँ से आपके टीआरई के क्वेश्चन बन चुके हैं, टीआरई 3rd में। देखिए, प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है नवीकरणीय संसाधन, मतलब कि ऐसे संसाधन जिसकी पूर्ति हो जाती है कम समय में या जो ख़त्म नहीं होने वाले हैं। दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिनकी पूर्ति होने में काफ़ी समय लग जाता है, यानी लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, और ये सीमित मात्रा होती है, ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात आप ऐसे समझ लीजिए कि नवीकरणीय संसाधन को ही गैर परंपरागत संसाधन कहा जाता है, जबकि अनवीकरणीय संसाधन को परंपरागत संसाधन भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नवीकरणीय संसाधन में क्या क्या आते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन या गैर परंपरागत संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो तुरंत उनका निर्माण पॉसिबल हो सकता है, तुरंत वो बन सकते हैं। इनकी मात्रा सीमित नहीं, असीमित होती है। जैसे कि सूर्य का ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सभी क्या है, असीमित मात्रा में है। अनवीकरणीय संसाधन या परंपरागत संसाधन, इनकी मात्रा सीमित होती है और पुनः पूर्ति नहीं हो सकते हैं, मतलब कि इनको पुनः पूर्ति होने में हजारों करोड़ों वर्ष लग सकते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस।
आगे बात की जाए तो देखिए, मानव निर्मित संसाधन में जो है मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करके नए संसाधन बनाए जाते हैं। ठीक है, जिसे मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। कि जैसे पुल, सड़क, मशीन, वाहन, ये सभी क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। मतलब कि प्रकृति में जो संसाधन है उसका प्रयोग करके मानव एक दूसरा संसाधन बना रहा है, और जो संसाधन बन रहा है उसी को मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मानव संसाधन के बारे में। तो देखिए, मानव अपने ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी की सहायता से संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग करता है। इसलिए मानव संसाधन खुद एक विशिष्ट संसाधन है। कहने का मतलब ये हुआ कि मानव जो है, मानव के अंदर जो कौशल है, उसके अंदर जो ज्ञान है, उस सभी का प्रयोग करके प्रकृति में जो संसाधन है उपलब्ध है उसका एक जो है नए संसाधन में कन्वर्ट कर देता है, और इसलिए मानव खुद एक विशिष्ट संसाधन कहलाता है। संसाधन संरक्षण होता क्या है? देखिए, संसाधन का सफलतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। आप ऐसे समझिए कि हम किसी वस्तु का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उसकी मात्रा भी सीमित है, तो जो वस्तु का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं फिर हम उसको एक पर्याप्त समय भी दे रहे हैं कि वो जो मात्रा हम खर्च कर रहे हैं वो जितना कम हो रहा है उतना वह स्वतः बन भी जाए। इसी को संसाधन संरक्षण कहा जाता है। एक आता है सतत पोषणीय विकास, और ये एग्जाम का बहुत बार पार्ट बन चुका है, टियर 3 का भी पार्ट बन चुका है। ठीक है, अब देखिए, सतत पोषणीय जो विकास है ये है क्या? तो संसाधन को उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना, ये सतत पोषणीय विकास कहलाता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि सतत पोषणीय विकास का मतलब है कि हम संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं, और जो संसाधन प्रयोग कर रहे हैं उसका ये भी ध्यान रखना है कि आगे आने वाले समय में जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उसका उपयोग कर ले। और इसके लिए हम लोग संतुलन बना के चलते हैं कि हम कितनी मात्रा उपयोग करें कि आने वाली हमारी जो पीढ़ी है उसके लिए भी पर्याप्त संसाधन बचा रहे। इसी को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। ठीक है, अब हम जो है बात करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं भूमि के बारे में। तो देखिए, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग पर भूमि है। यानी भूमि का जो संपूर्ण भाग है उसका लगभग 30% भाग पर ही क्या है, मतलब कि भूपृष्ठ भूमि है, जिस पर पहाड़, पर्वत, नदी, पठार, मरुस्थल और वन पाया जाता है। भूमि का उपयोग कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों में किया जाता है, और भूमि उपयोग भौतिक कार्य के लिए महत्वपूर्ण निर्धारक स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता, और जबकि मानवीय कारक में जनसंख्या और प्रौद्योगिकी है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, जो पृथ्वी है उस संपूर्ण पृथ्वी का मात्र 30% ही भाग पर जो है भूमि पाया जाता है। ठीक है, और इस 30% भाग पर जो भूमि है इसमें भी कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर नदी है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मरुस्थल है, कहीं पर वन है। ठीक है, और ये जो चीज़ें अभी हमने देखा, पहाड़, पर्वत, वन, पठार, मरुस्थल, ठीक है, तो इनका जो है अलग अलग प्रयोग होता है। जैसे भूमि का उपयोग कर लिया जाता है, कुछ कृषि के लिए भूमि का प्रयोग होता है, कहीं पर भूमि का प्रयोग वानिकी के लिए किया जाता है, कहीं खनन के लिए होता है भूमि का प्रयोग, कहीं पे उस भूमि पर सड़क बना होता है, कहीं पे उद्योग लगे होते हैं। तो इस तरह से एक भूमि का अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। अब हम बात करें तो वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। देखिए, वर्तमान में जो कृषि निर्माण संबंधी जो भी गतिविधियाँ चल रही हैं, तो इस पृथ्वी पर बहुत सारे जो है कह सकते हैं कि आपदाएं हैं या खतरा बन रही हैं। जैसे कि कृषि के चलते आप जानते हैं जंगलों को काटा जा रहा है, और जंगलों को जब काटा जाएगा तो मृदा का अपरदन होगा। इस तरह से मृदा जो है मरुस्थल में बदल जाएगा। ठीक ना, और कहीं कहीं पे भूस्खलन भी आता है। तो इस तरह से तमाम सारे जो है
खतराएं या संकट इस जो है भूमि पे आती रहती हैं। अपक्षय की बात करें कि अपक्षय होता क्या है, तो तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधे, प्राणियों और मनुष्यों को क्रियाकलाप द्वारा अनावृत शैलों का टूटना, ये सभी अपक्षय कहलाते हैं। अपक्षय का मतलब होता है विघटित होना या समाप्त होना या खत्म होना, ठीक है ना, या घिसना। तो देखिए अपक्षय में होता क्या है कि देखिए तापमान में परिवर्तन होता है। तो जैसे जैसे तापमान में परिवर्तन होगा तो जो चट्टानें मिट्टी होंगी उसमें दरारें पड़ेंगी, टूटेंगी, वो टूट फूट के छोटे छोटे पार्टों में टूटेगा। फिर जो है अपक्षय में तुषार परिवर्तन भी होता है, जो है ओले बर्फ गिरते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ मानव के द्वारा क्रियाकलाप किए जाते हैं जिससे भी कुछ टूट फूट होती है। जानते हैं कि मनुष्य के द्वारा जो चट्टानों को तोड़ा जाता है, ये भी क्या है, ये भी जो है अपक्षय का ही कुछ उदाहरण है। केवल कुछ सेंटीमीटर मृदा का निर्माण होने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। यानी अगर 1 सेंटीमीटर ही या 2 सेंटीमीटर यानी कुछ सेंटीमीटर के आसपास अगर मृदा निर्माण होती है तो समझिए कि उतना ही निर्माण होने में लगभग जो है लाखों वर्ष लग जाते हैं या सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। मृदा निर्माण के कारक हैं क्या, तो इसके मुख्य जो कारक हैं जनक शैलों का स्वरूप और जलवायु, ये है इसके मुख्य कारक। अन्य कारक में स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका, मृदा निर्माण में संघटक में लगा समय। यानी अगर मृदा का निर्माण होना है तो वहाँ पे 2 कारक काम करते हैं। एक मुख्य कारक में मतलब कि एक जनक शैल होना चाहिए और उसका स्वरूप और जलवायु, मतलब कि एक चट्टान रहेगा, चट्टान धीरे धीरे टूटेगा जलवायु के अनुसार और फिर उसका एक निश्चित स्वरूप बन के वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा और तब जाके मिट्टी का निर्माण होगा। अन्य कारक में देखा जाए तो स्थलाकृति मतलब कैसी है, क्या वो जंगली है, मतलब कि पठारी है, कैसा है। जैव पदार्थों की भूमिका, वहाँ पे क्या चीज़ पाया जा रहा है। मृदा निर्माण के संघटक में लगा समय, मतलब कि उस मृदा के निर्माण में कितना समय लगने वाला है, ये भी मृदा निर्माण के कारक है। मृदा अपरदन और छिड़ता मृदा संसाधन के लिए 2 महत्वपूर्ण खतरा है। हम कह सकते हैं कि मृदा अपरदन और छिड़ता यानी मृदा की जो गुणवत्ता घट रही है, ये मृदा संसाधन के लिए 2 महत्वपूर्ण क्या है, खतरा है। मृदा निम्नीकरण में सहायक कारक क्या है, तो वनोन्मूलन, अतिचरण, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशक का प्रयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन, बाढ़ आदि। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मृदा का निम्नीकरण है यानी मृदा का जो गुणवत्ता कम हो रही है या मृदा जो खराब हो रही है, इसके कई सारे कारण हैं। जैसे कि वनोन्मूलन, वनों को काटा जा रहा है। अतिचरण मतलब कि जो घास फूस है उस पर अधिक मात्रा में जो है पशुओं के द्वारा चारण किया जा रहा है। इसके अलावा रासायनिक प्रयोग किया जा रहा है इस भूमि में, कीटनाशक का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा वर्षा का दोहन हो रहा है, भूस्खलन आ रहा है, बाढ़ आ रहा है। ये सारे जो ये क्रियाएं हैं, इन सभी क्रियाओं के चलते मृदा का निम्नीकरण हो रहा है, उसको मृदा का क्षय हो रहा है या मृदा का जो गुणवत्ता है वो खराब हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं मृदा संरक्षण के उपाय क्या हो सकते हैं कि मृदा को हम कैसे बचा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है मल्च बनाना, और ये तो ध्यान रखिएगा मल्च 2 बार अभी तक टीआरई के एग्जाम में पूछा जा चुका है, टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड में, ठीक ना, टीआरई। हाँ, अब देखिए मल्च बनाना में होता क्या है कि मल्च बनाना में पौधे के बीच अनावृत भूमि के जैव पदार्थों जैसे परवाल पदार्थों से ढक दी जाती है, जिससे मृदा में आर्द्रता रुकी जाती है। आप ऐसे समझिए कि मल्च बनाने में होता क्या है कि मिट्टी के ऊपर कुछ घास फूस से मिट्टी को ढक दिया जाता है ताकि मिट्टी का जो नमी है वो बना रहे, मिट्टी में जो नाइट्रोजन है वो बना रहे, यानी मिट्टी की गुणवत्ता बना रहे। बात यही है, ठीक ना। और ढकने के लिए, मल्च बनाने के लिए जो है बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है, घास फूस, पेड़ पौधे की पत्तियाँ, ये सभी जो है मल्च बनाने में काम आते हैं। आगे बात की जाए वेदिका फॉर्म, तो देखिए वेदिका फॉर्म के द्वारा भी हम लोग मृदा संरक्षण कर सकते हैं। और वेदिका फॉर्म होता क्या है कि चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर सपाट सतह फसल उगाने के लिए बनाए जाते हैं। आप जानते हैं कि जो पहाड़ी एरिया होता है, इस पहाड़ी एरिया पर जानते हैं जो ढलान वाला होता है, यहाँ पे इस तरह से जुताई करके देखते हैं, इस तरह से यहाँ पे ये इस पे खेती की जाती है और इस तरह से जो आकृति यहाँ पे बनता है इसी को वेदिका कहा जाता है और यहाँ पे कृषि होती है।
जैसे अगर आपने यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो देखा होगा तो देखते हैं कि लोग जो है पहाड़ों पे छोटे छोटे जो है खंडों में पहाड़ को बनाया गया है समतल, और फिर वहाँ पे जोताई रोपाई जो है धानों की चल रही है और बारिश हो रहा है। इस तरह से जो चीज़ें आप देखेंगे वह वेदिका ही कहलाता है। एक होता है समोच्च रेखीय जुताई। ये समोच्च रेखीय जुताई होता है क्या है कि पहाड़ों पर जो है समोच्च रेखा के समांतर जुताई ढाल के नीचे बहते हुए जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोधक का निर्माण करती है। आप ऐसे समझिए कि समोच्च रेखीय जुताई होता क्या है कि जैसे मान लीजिए पहाड़ है, तो ये जो पहाड़ है तो यहाँ पे जुताई ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे जुताई कैसे करना है, तो यहाँ पे जुताई इस तरह से करना है, इस तरह से, ठीक ना, ताकि ये जो पानी इधर से पहाड़ों से आ रहा है ऊपर से बारिश का, ये इस पे से रुके, ठीक ना, रुके। नहीं तो अगर आप ऐसे जोत दीजिएगा तो ये क्यारी पकड़ के बाहर चला जाएगा, ठीक ना, और मृदा का अपरदन हो जाएगा वहाँ पे। इसी को समोच्च रेखीय जुताई कहा जाता है, यानी वहाँ पे अवरोध बनता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं रक्षक मेखला के बारे में। तो देखिए रक्षक मेखला है क्या, तो तटीय प्रदेशों में शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने हेतु वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। रक्षक मेखला का मतलब जैसे जहाँ पे ये शुष्क प्रदेश होता है, जैसे जो राजस्थान वगैरह हो गया, तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे चूँकि जब हवाएं चलती हैं तेज़ तो मिट्टी को उड़ा ले जाती हैं, ठीक ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि कतार में कुछ पेड़ लगा दिए जाते हैं, कुछ पेड़ लगा देते हैं, और ये पेड़ क्या करते हैं, ये कतार में जब पेड़ लगे रहते हैं तो ये जो है मृदा की रक्षा करते हैं। इसी को रक्षक मेखला कहा जाता है। समोच्च रेखीय रोधिकाएँ, समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएँ बनाने के लिए पत्थरों घास मृदा का उपयोग किया जाता है, और रोधिका के सामने जल एकत्र करने के लिए खैया बना दी जाती है। तो इस तरह से जो है समोच्च रेखीय रोधिका बनाया जाता है, इसमें पत्थर घास मृदा का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं चट्टान बांध के बारे में। तो चट्टान बांध होता क्या है, तो यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाया जाता है, ठीक ना, चट्टान का बांध बना देता है ताकि जल की प्रवाह को कम किया जाए, ठीक है, या रोक दिया जाए। बीज की फसल उगाना, इस तरह से भी मृदा का संरक्षण हो सकता है। तो जो फसलें बोई जाती हैं उस फसलों में क्या होता है, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलों का एकांतर कतार में उगाई जाती है। ठीक है, मतलब कि जो है आप जैसे देखते हैं कभी कभी होता क्या है कि ये फसल बो दीजिए, बीच में खाली जगह छोड़ दीजिए, यहाँ पे घास फूस आ गया, फिर यहाँ पे फसल बो दीजिए, ठीक ना, तो ताकि ऐसा इसलिए होता है ताकि ये जो मृदा है इसको घास फूस पकड़े रहे, मृदा का अपरदन ना हो सके। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जल के बारे में। तो देखिए जल जो है महासागर में 97.3% है, कहीं कहीं पे आपको 95.6% भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए जल कितना है, तो 97.3% महासागर में है, और 2.7% अल्लवड़ जल पाया जाता है, और इस 2.7% का 70% जो भाग है यह हिमानी में यानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है पर्वतों पे। 1% जल मानव के लिए भूमि के अंदर पाया जाता है, और इसी से आदमी अपना प्यास बुझाता है। अब हम बात करते हैं नवीकरणीय संसाधन है। ये जल का है, नवीकरणीय संसाधन है। पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है, और जल के कारण पृथ्वी को चूँकि नीला ग्रह कहा जाता है। जल का कुल मात्रा सीमित है। देखिए पृथ्वी पर जल की मात्रा क्या है, सीमित है, यानी ये जल की मात्रा घटता बढ़ता नहीं है। भले ही पीने के पानी की कमी पड़ जाती है वो अलग बात है, लेकिन जल की कुल मात्रा सीमित है। ठीक है, ना इसे घटाया जा सकता है और ना ही इसे बढ़ाया जा सकता है, यह ही बात कहा जा रहा है। लवण जल के आपूर्ति के कारण क्या हो सकते हैं, देखिए बढ़ती जनसंख्या, जल स्रोतों का सूखना, बढ़ता नगरीकरण, कृषि गतिविधियों का बढ़ना और वर्षा जल का दुरुपयोग, ये सारे कारण जो है यह लवण जल की आपूर्ति की कमी के कारण बन रहा है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी पीने के पानी की भी आवश्यकता बढ़ती जाएगी, और वैसे वैसे पीने के पानी कम होता चला जाएगा। ठीक है, जल स्रोत जो है सूख रहे हैं, ये भी एक बड़े कारण है कि लोग जल का जो है सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, या उसे जो है तालाबों या जो है
चौरों में उसको इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, ताकि वो जल जो क्या हो रहा है वाष्प होके वो उड़ जा रहा है। बढ़ता नगरीकरण, लोग जो है नगरीकरण पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक ना, और जितना नगरीकरण बढ़ेगा उतना ही जल की मात्रा भौम जल स्तर गिरता चला जाएगा। ये कुछ जो है कारण है। अब ये कहा जा रहा है कि एक टपकता हुआ जो नल है एक वर्ष में लगभग 1200 लीटर जल व्यर्थ कर देता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सौराष्ट्र में जो है 1.25 लाख जनसंख्या वाला अब अमरेली जो शहर है, इसके पास तालुकों से पानी खरीदने के लिए ये पूर्णतः निर्भर है। मतलब कि सौराष्ट्र जो है यहाँ पे लगभग 1.25 लाख जनसंख्या ऐसे है जो अमरेली शहर की हैं, और ये आसपास की जगहों से पानी खरीदने के लिए विवश हैं, ठीक है ना, पानी खरीद कर ही पीते हैं। औसत एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन 150 लीटर जल का उपयोग कर लेता है। ये जो है डाटा है कि एक जो आदमी होता है वो प्रतिदिन लगभग 150 लीटर जल का उपयोग करता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संरक्षण के बारे में बात की जाए तो देखिए, मानव हस्तक्षेप, जलवायु परिवर्तन, वन उन्मूलन, मृदा अपरदन, भूस्खलन, जंतुओं का अनधिकार शिकार प्राकृतिक वनस्पति की प्रमुख खतरा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव के जो संरक्षण है इसमें मानव का हस्तक्षेप हो रहा है, जिसके चलते जलवायु परिवर्तन हो रही है, वन उन्मूलन हो रहा है, वनों को काटा जा रहा है, मृदा का अपरदन हो रहा है, भूस्खलन आ रहे हैं, जंतु का जो है शिकार किए जा रहे हैं, प्राकृतिक वनस्पतियाँ ये ख़त्म हो रही हैं, और ये सभी जो है ये क्या है, इस तरह से हमारा पूरा जो है पर्यावरण ये ख़त्म हो रहा है, ठीक ना, और पृथ्वी संकट की स्थिति में जा रही है। प्राकृतिक वनस्पति संरक्षण हेतु क्या किया सकता है, तो राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बनाए जा रहे हैं, वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की जा रही है, आर्द्रभूमि आदि का संरक्षण किया जा रहा है, जागरूकता अभियान फैलाए जा रहे हैं, और सामाजिक वानिकी ये जो है, इसके अलावा वन महोत्सव मनाए जा रहे हैं, अन्न अधिकार, पशु पक्षियों के शिकार पर रोक। यानी देखिए, अभी हमने देखा कि जो प्राकृतिक वनस्पति हैं जिस तरह से इनका विनाश हो रहा है, इनके संरक्षण के भी कुछ उपाय हो सकते हैं। तो वही उपाय बताया जा रहा है कि इसके लिए, प्राकृतिक संरक्षण के लिए हम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कर सकते हैं, वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कर सकते हैं, जो आर्द्र भूमि है उनकी संख्या बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हम जागरूकता फैला सकते हैं, सामाजिक कार्यक्रम करवा सकते हैं, वन महोत्सव मना सकते हैं, कुछ जो जंतुओं को शिकार किया जा रहा है उनके ऊपर हम लोग प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो प्राकृतिक जो वनस्पति हैं, हमारी जो पृथ्वी है, उसका संरक्षण हो सकेगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि वन्य जीव के बारे में देखिए, वन्य जीव कौन कौन आते हैं, तो जंतु, पक्षी, कीट, जलीय जीव जिनसे दूध मिलता है, मांस, खाल, ऊन, शहद प्राप्त होता है, और ये सभी वन्य जीव के उदाहरण हैं। चिड़ियाँ अपने भोजन के लिए कीट पर निर्भर करती है। गिद्ध क्या है, एक अपमार्जक कहलाता है, क्योंकि ये जो है सड़े गले चीज़ों को साफ करता है। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण देखा जाए तो देखिए, प्राकृतिक वनस्पति के वितरण में वनस्पति की वृद्धि तापमान तथा आर्द्रता पर निर्भर करता है। देखिए, गर्मी के दिनों में जिस क्षेत्र में सबसे अधिक धूप पड़ेगा वहाँ पर की वनस्पति काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। वनस्पति को 4 भागों में बांटा गया है। वन जो भारी वर्षा वाले प्रदेशों में उगते हैं, घास स्थल ये मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं, जो गुल्म होते हैं कम वर्षा या नाम मात्र की वर्षा जहाँ होती है, जैसे शुष्क क्षेत्र, तो वहाँ पे उगते हैं। इसके अलावा टुंड्रा प्रदेश होते हैं, तो ध्रुवीय क्षेत्र में ये टुंड्रा प्रदेश पाए जाते हैं, जहाँ पे मॉस और लाइकेन जो है पाया जाता है। तो यहाँ पे हमने बात किया कि प्राकृतिक वनस्पति 4 प्रकार के होते हैं। जो वन होते हैं ये जहाँ पे अधिक वर्षा होता है वहाँ पाए जाते हैं, घास स्थल जहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब कि मध्यम वर्षा होता है वहाँ पे, और गुल्म जो है जहाँ पे बहुत कम वर्षा होता है वहाँ पे पाए जाते हैं, और टुंड्रा प्रदेश जहाँ पे बर्फीली क्षेत्र होता है ध्रुवीय, वहाँ पे टुंड्रा प्रदेश पाया जाता है। भारत में शेर, चीता, भारतीय सारंग, मोर को मारना क्या है, अवैध है। मतलब कि आप जो है भारत में अगर भारत के निवासी हैं, भारत में हैं, तो आप शेर, चीता, भारतीय सारंग, मोर का जो है शिकार नहीं कर सकते हैं, ये पूरी तरह से वैध है। अब हम बात करते हैं चैप्टर में 3 कृषि के बारे में। देखिए, कृषि प्राथमिक क्रिया है, ठीक है, प्राथमिक क्रिया है। इसमें
फसलों, फूलों, सब्जियों तथा पशुपालन को शामिल किया गया है। यानी हम कह सकते हैं कृषि सिर्फ जुताई या फसल उगाना ही नहीं है, बल्कि कृषि में पशुपालन को भी शामिल किया गया है। भारत की 2/3 जनसंख्या जो है, लगभग 75% 70% के आसपास ये जनसंख्या कृषि में शामिल है। और अनुकूलन जलवायु, स्थलाकृति, मृदा, कृषि क्रियाकलाप के लिए ये अनिवार्य है। यानी अगर आपको कृषि का कार्य करना है तब आपके लिए एक अनुकूल जलवायु होनी है, एक स्थल की ज़रूरत पड़ेगा, और फिर ये सभी मिलकर आप जो है कृषि के कार्य को कर सकते हैं। अब अलग अलग प्रकार की कृषि होती है, जिसमें देखिए एग्रीकल्चर को हम लोग कृषि कहते हैं, सेरीकल्चर में रेशम उत्पादन होता है, पिसीकल्चर में मछली पालन, और हॉर्टिकल्चर में उद्यान कृषि आते हैं। कृषि संक्रिया की बात की जाए तो जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई ये कृषि संक्रिया है, मतलब कि कृषि के कार्य है। और यहीं से टीआरई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन एक निश्चित क्रम में होगा। ये टीआरई फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए कृषि के प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला बात करते हैं निर्वाह कृषि के बारे में। ठीक है, निर्वाह कृषि आप जानते हैं, निर्वाह करने का मतलब कि जीवन यापन करना। ठीक है, तो निर्वाह कृषि में होता क्या है कि परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो है यह कृषि की जाती है, और इसमें कम उपज होता है। क्योंकि आप देख ही रहे कि निर्वाह का मतलब जीवन को चलाना या जीवन को जो है बिताना। तो निर्वाह कृषि में परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस कृषि की जाती है, और इसमें उपज कम होता है, पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। मतलब कि इसमें से ये जो कृषि होती है इसमें परिवार के लोग ही कार्य करते हैं। और निर्वाह कृषि 2 प्रकार की होती है। ठीक है, चलिए अब कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है गहन निर्वाह कृषि, दूसरा होता है आदिम निर्वाह कृषि। सबसे पहले बात करते हैं गहन निर्वाह कृषि के बारे में। तो देखिए गहन निर्वाह कृषि छोटे भूखंड पर साधारण औजार से की जाती है, और इसमें अधिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा एक वर्ष में अधिक फसल उगाया जाता है। इसमें चावल मुख्य फसल है, अन्य फसल में गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन आता है। ये जो गहन कृषि है यह दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं गहन कृषि। ठीक ना। इसके अलावा हम बात करते हैं आदिम कृषि के बारे में। आदिम निर्वाह कृषि में देखिए आदिम निर्वाह कृषि में है क्या कि इसमें स्थानांतरित कृषि की जाती है, और चलवासी कृषि भी इसे कहा जाता है। यानी इस कृषि का अन्य नाम है स्थानांतरित कृषि और चलवासी कृषि। ठीक है, अब ये जो आदिम निर्वाह कृषि है इसे स्थानांतरित कृषि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो लोग हैं एक जगह पे कृषि करते हैं और फिर वो वहाँ पे फसल काटने के बाद दूसरे जगह पे स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये अमेजन बेसिन का सघन वन वाले में होता है। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत में ये प्रचलित है। जैसे कि ये आपका अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय ये जो क्षेत्र है यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्थानांतरित कृषि यानी आदिम निर्वाह कृषि पाए जाते हैं। ठीक है, अब आदिम निर्वाह कृषि होता क्या है, तो देखिए इसमें दरअसल जो है जो जंगल होते हैं उस जंगल में वृक्षों के काट दिए जाते हैं, और वृक्षों के काटने के बाद भूखंड को साफ कर लिया जाता है, और फिर जो है भूखंड को साफ करने के लिए वे जो छोटे छोटे घास फूस होते हैं उनको जला दिया जाता है। जलने के बाद चूँकि वहाँ पर राख मिल जाता है तो फसल में उस राख में फसल को बो दिया जाता है। और कौन कौन से फसल होते हैं, तो मक्का, रतालू और कसावा। ठीक ना। और चूँकि देखिए ये जो कृषि होते हैं जो कि जंगल को काट करके, पेड़ पौधों को काट करके उनको जलाया जाता है और राख में बीजों को बोया जाता है। इसको जोता नहीं जाता है, इस खेत को हल्का फुल्का जो है उसको साफ करके और उसमें बीज को बोया जाता है। इसलिए इसको कर्तन और दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। भूमि की उर्वरता जब तक रहती है तब तक इस पर कृषि की जाती है, और जैसे भूमि की उर्वरता खत्म होती है ये लोग अपना इस कृषि के जगह को यानी खेत को छोड़ के कहीं और पे स्थानांतरित हो जाते हैं, और फिर एक जो जगह को छोड़ दिए जाते हैं यहाँ पे घास फूस उगना शुरू हो जाती है, और यहाँ पे फिर से जो इसकी उर्वरता कायम हो जाती है। अब हम बात करते हैं चलवासी पशुचारण के बारे में। अब ये चलवासी पशुचारण है क्या, तो इस प्रकार की कृषि पशुचारण अपने पशुओं के साथ चारा और
पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं। चलवासी पशुचारण में जो लोग होते हैं वे पशुओं को चराते हैं और ये लोग अपने पशुओं को चराते चराते एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते हैं और चारा और पानी की खोज में घूमते रहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। इनमें पशु कौन कौन से पाए जाते हैं? तो भेड़, बकरी, मवेशी में याक पाए जाते हैं और इन जानवरों से इनको मिलता है मांस, दूध, खाल और ऊन प्राप्त होता है। ये कौन से क्षेत्र होते हैं चलवासी पशुचारण के? तो सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में पाया जाता है। इसके अलावा मध्य एशिया में भारत के राजस्थान में और जम्मू कश्मीर में चलवासी पशुचारण देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत में कहाँ पे? तो राजस्थान और जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे हम बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि के बारे में। तो देखिए, वाणिज्यिक कृषि मतलब व्यापार से संबंधित कृषि। ठीक है, अब चूँकि ये वाणिज्यिक कृषि है तो फसल व्यवसाय के उद्देश्य से की जाती है, मतलब कि बेचने के उद्देश्य से यहाँ पे फसल उगाए जाते हैं। और ये जो फसल होते हैं इसमें मुख्य फसल है गेहूँ और मक्का। ये क्षेत्र हैं जहाँ पे उगाए जाते हैं, व्यावसायिक कृषि की जाती है। यह है उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिश्रित कृषि के बारे में। देखिए, मिश्रित कृषि होता क्या है? तो इसमें भोजन और चारे की फसल उगाने और पशुधन पालने हेतु ये की जाती है। मतलब कि मिश्रित कृषि में भोजन का भी फसल बोया जाता है, इसके अलावा चारे वाले भी फसल बोए जाते हैं और पशुपालन भी किया जाता है। ठीक है ना। ये क्षेत्र है यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके अलावा अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी अफ्रीका। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे मिश्रित कृषि की जाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं रोपड़ कृषि के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, रोपड़ कृषि से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, रोपड़ कृषि में पौधों को रोपा जाता है या फसलों को रोपा जाता है। ठीक ना। और ये बड़े पैमाने पे इसकी कृषि की जाती है और ये बड़े पैमाने पे श्रम और पूंजी की आवश्यकता भी होती है। ठीक ना, इस बात को ध्यान रखना है। इसमें फसल जो है चाय, कहवा, काजू, रबर, केला, कपास ये आते हैं। चूँकि देखिए, चाय, कहवा, काजू, रबर, केला, कपास ये सभी ऐसे फसल हैं जिनको खरीद कर रोपाया जाता है। इसके अलावा इनको जो है रोपाई की जाती है, इसलिए इसे रोपड़ कृषि कहा जाता है। और इसमें परिवहन लागत ज़्यादा होता है, मतलब कि ये अगर फसल हो जाते हैं तो इनको जो है फिर एक स्थान से दूसरे जगह स्थान पर ले जाया जाता है बेचने के लिए, इसलिए इसमें परिवहन लागत ज़्यादा लगती है। कहाँ पे ये होते हैं? तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश में होते हैं, जैसे भारत में भी होते हैं ये। ठीक ना, भारत में चाय, कहवा, काजू, रबर, केला, काजू, कपास इस सब की जो है कृषि की जाती है, रोपड़ कृषि की। मलेशिया में रबर पाया जाता है, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय। ठीक ना, ये काफ़ी फेमस है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चाय की बात की जाए तो ये पेय फसल है, मतलब कि पीने वाला ये फसल है और ठंडी जलवायु इसके लिए ज़रूरी है और वर्षा भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। मतलब कि ये जो चाय होते हैं, चाय की जो खेती होती है यहाँ पे जो है ये तो पेयजल है, मतलब कि इसको पिया जाता है। यहाँ पर जो है ठंडी जलवायु होनी चाहिए, वर्ष भर थोड़ा बहुत बारिश होना ही चाहिए। इसके अलावा दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है और ढलान क्षेत्र होना चाहिए। कैसा क्षेत्र होना चाहिए? ढलान, जहाँ पे पानी न रुके। इसके अलावा बात करते हैं चावल की कृषि के लिए। तो देखिए, विश्व की जो मुख्य फसल है वो चावल ही है। ये उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाया जाता है। ये मुख्य आहार भी है वहाँ के लिए। इसका उच्च तापमान होना जरूरी है और अधिक आर्द्रता और अधिक वर्षा की भी आवश्यकता होती है। लगभग ये 100 सेंटीमीटर से अधिक की बारिश होना चाहिए यहाँ पे। ठीक ना। और जलोढ़ मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम है, जहाँ पे मिट्टी जो है जल को जो है होल्ड करने की क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक ना, तो ऐसे जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। चावल उत्पादन में चीन प्रथम पे है और दूसरे स्थान पे भारत आता है। और अन्य जो जगह है जहाँ पे चावल की कृषि की जाती है, खेती की जाती है, जापान, श्रीलंका और मिस्र आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गेहूं के बारे में। तो देखिए, गेहूं ये इसका जो है वो वहीं पे उग सकता है जहाँ पे तापमान मध्यम हो और वर्धन काल में जो है होना चाहिए और वर्षा भी होना चाहिए। मतलब कि जो कृषि है ये रबी की फसल है और इसके होने के लिए तापमान मध्यम चाहिए, वर्षा चाहिए ही थोड़ा बहुत,
इसके अलावा काटने के समय तेज धूप की आवश्यकता पड़ती है। गेहूं को काटते समय तेज धूप की आवश्यकता पड़ती है। इसका विकास दोमट मिट्टी में अच्छा होता है। ये क्षेत्र है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत में ये उगाए जाते हैं। इसके अलावा कहा जाए तो भारत में शीत ऋतु में ये उगाया जाता है। चूँकि रबी की फसल है तो भारत में ये शीत ऋतु में उगते हैं। अब हम बात करते हैं मिलेट के बारे में, मतलब कि मोटे अनाज के बारे में, ठीक है ना। देखिए मिलेट में जो मोटे अनाज है, तो मोटे अनाज के रूप में इसे जाना जाता है मिलेट को, और कम उपजाऊ होते हैं और चूँकि बलुई मिट्टी में ये उगते हैं। ऊंच से मध्यम तापमान निकले चाहिए और कम वर्षा और पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। कम वर्षा होगा तभी चलेगा, लेकिन सूर्य के प्रकाश पर्याप्त चाहिए। फसल में कौन कौन आते हैं, तो ज्वार, बाजरा, रागी ये भारत में उगाया जाता है। और इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो नाइजीरिया में उगते हैं, चीन और नाइजर, ये ऐसी जगह है जहाँ पे मिलेट की खेती की जाती है। अब हम बात करते हैं मक्का के बारे में। तो देखिए मक्का जो है ये उत्पादन हेतु मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है और वर्षा और अधिक धूप की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे धूप अधिक होना चाहिए, मीडियम वर्षा होना चाहिए, लेकिन जो है तापमान मध्यम होना चाहिए। ये सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है, मतलब कि मृदा कैसे होनी चाहिए, उपजाऊ होना चाहिए, ठीक है। ये जो क्षेत्र है जहाँ पे ये उगते हैं ये है यूपी, अमेरिका, ये उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत, मैक्सिको ये जगह है जहाँ पे ये उगते हैं। मक्का को कॉर्न कहा जाता है, ठीक ना। मक्का को क्या कहता है, तो कॉर्न कहा जाता है। जैसे आपने पॉपकॉर्न सुना है, तो पॉपकॉर्न यानी कॉर्न कहा जाता है इसको। इसके अलावा बात करें हम कपास के बारे में, तो ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कपास से, ठीक है। तो कपास इसकी वृद्धि हेतु उच्च तापमान चाहिए। कपास की वृद्धि के लिए क्या चाहिए, उच्च तापमान चाहिए। हल्की बारिश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन चमकीली धूप की जरूरत होती है। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा 210 दिन पाला रहित समय चाहिए। 210 दिन पाला रहित जो है समय चाहिए, ठीक ना। पाला रहित मतलब कि सॉरी माफ़ी चाहूँगा, पाला वाला दिन चाहिए, इस पाला रहित, हाँ सॉरी पाला रहित। इसके अलावा कहा जा रहा है कि काली तथा जलोढ़ मृदा सर्वोत्तम है, यानी इसके कृषि के लिए काली मृदा मुख्य है। जलोढ़ मृदा में भी इसका उत्पादन किया जाता है। क्षेत्र जो है ये चीन, यूएसए, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील, और इससे जो है सूती वस्त्र उद्योग की कच्चा माल कहलाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि कपास के लिए काली मृदा की जरूरत होती है, इसी कपासी मृदा भी कहा जाता है काली मृदा को, ठीक ना। और ये जो है कपास, तो इसका जो है उत्पादन वहीं पर हो सकता है जहाँ पे चमकीली धूप होना चाहिए और 210 दिन पाला रहित होना चाहिए, ठीक ना। मतलब कि पाला नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा ठंड नहीं पड़ना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कॉफ़ी के बारे में। तो देखिए गर्म और आर्द्र जलवायु इसके लिए आवश्यकता पड़ती है और दोमट मिट्टी में यह फसल उगते हैं। फसल वृद्धि हेतु पर्वतीय ढाल और अधिक उपयुक्त है, मतलब कि चाय और कॉफ़ी ऐसे हैं जो पर्वतीय ढाल पर ये उगते हैं, पर्वतीय ढाल पर उगते हैं, ठीक है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है, जबकि इसके पश्चात कोलंबिया और भारत आता है। इसके लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है और मंद जल की आवश्यकता होती है, मतलब कि थोड़ा बहुत जो है जल की आवश्यकता पड़ेगी, ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कॉफ़ी की। और भारत में जो कॉफ़ी की शुरुआत हुई है कर्नाटक की बाबा बुदन की पहाड़ी पर हुई, अरेबिका किस्म की कॉफ़ी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ चुका है अभी जो मैंने बताया, अरेबिका किस्म का कॉफ़ी, ठीक है। अब हम बात करते हैं पटसन के बारे में। देखिए पटसन को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, ठीक है, और ये जलोढ़ मृदा में उगता है, इसके लिए बेस्ट है जलोढ़ मृदा। उच्च तापमान चाहिए इसके लिए और भारी वर्षा की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होता है ये वहाँ पे ये उगते हैं। और आर्द्र जलवायु चाहिए। क्षेत्र कौन से हैं, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। जैसे बात की जाए भारत और बांग्लादेश में ये अग्रणी उत्पादक है। भारत में ये कहाँ पे होते हैं, तो भारत के बिहार, पश्चिम बंगाल और इसके अलावा जो असम, यहाँ पे ये उगाए जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में। चैप्टर नंबर 4 है खनिज और शक्ति संसाधन। तो देखिए खनिज के बारे में बात करें तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले जो पदार्थ होते हैं उसी को खनिज कहा जाता है और इनका एक निश्चित संगठन होता है, ठीक ना। अब ऐसा नहीं
किसी भी चीज़ में से कोई भी चीज़ निकल जाएगा, ठीक ना। तो इसका एक निश्चित संगठन होता है, ठीक ना। और कहा जा रहा है कि खनिज जो है भौतिक गुण, रंग, घनत्व, कठोर और रासायनिक आधार पर पहचाने जा सकते हैं, ठीक ना। यानी किसी भी खनिज को पहचानना है तो उसका रंग देख सकते हैं, उसका घनत्व कितना है, कठोर है कि मुलायम है, फिर उसका रासायनिक आधार देख के हम कह सकते हैं कि यह जो है यह खनिज है। इसके अलावा बात करें खनिज के बारे में तो देखिए खनिज को जो है मेनली दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है धात्विक, दूसरा होता है अधात्विक। धात्विक की बात करें तो जिसमें धातु की मात्रा होती है उसे धात्विक कहते हैं। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, लौह और अलोह, यानी जिसमें लोहा हो और जिसमें लोहा नहीं हो। तो सबसे पहले बात करते हैं लौह के बारे में, जिसमें लोहा हो। तो यह इसका एग्जाम्पल है लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट, कोबाल्ट, ये भी है। इसके अलावा बात करें अलोह जिसमें लोहा की मात्रा नहीं है, तो ये जो है सोना, चांदी, तांबा इसकी एग्जाम्पल है। अधात्विक में मतलब जिसमें धातु नहीं होते हैं, धातु की मात्रा ना हो, ये है कोयला, पेट्रोलियम, इसके एग्जाम्पल है। इसके अलावा गैस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं खनिजों का निष्कर्षण। अब देखिए खनिजों का निष्कर्षण है, इसमें कई तरह के निष्कर्षण किए जाते हैं खनिजों का। सबसे पहले बात करते हैं खनन में, तो देखिए खनन दो प्रकार से होते हैं, एक होता है विवृत खनन, दूसरा होता है कुपकी खनन। अब सबसे पहले आप समझिए कि खनन होता क्या है। तो पृथ्वी की सतह से खनिजों को निकालने की जो प्रक्रिया होती है बाहर निकालने की, उसी को खनन कहा जाता है। अब बात करते हैं विवृत खनन के बारे में। तो कम गहराई में जो खनिज होते हैं, उस कम गहराई के खनिजों को बाहर निकालने का जो तरीका होता है, इसी को विवृत खनन कहा जाता है। मतलब समझिए कि जो खनिज होते हैं ये मिट्टी के ऊपरी परत में पाए जाते हैं, इसलिए इसे विवृत खनन भी कहा जाता है। दूसरा होता है कुपकी खनन। तो अधिक गहराई में स्थित खनिजों को निकालने के लिए कुपकी खनन का प्रयोग किया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक होता है प्रवेधन। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को बाहर निकालने हेतु गहन कूपों की खुदाई की जाती है, जिसे प्रवेधन कहते हैं। यानी इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रवेधन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को बाहर निकालने के लिए गहरी खुदाई की जाती है, इसी को प्रवेधन कहा जाता है। आखनन। तो सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर बाहर निकाला जाता है, इसी को आखनन कहा जाता है, ठीक ना। यानी आखनन में जो खनिज होते हैं ये जो है ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे खनिजों के वितरण के बारे में। देखिए खनिज आग्नेय सेल, केंद्रित सेल तथा अवसादी सेल में पाए जाते हैं, मतलब कि तीनों चट्टान में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए धात्विक खनिज आग्नेय और केंद्रित सेल में पाए जाएंगे। किस में पाए जाएंगे? तो जो धात्विक सेल होंगे, खनिज होंगे, ये कहाँ पे पाए जाएंगे? तो आग्नेय सेल और केंद्रित सेल में। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, इसके अलावा ओरेंटियो कनाडा के तांबा, प्लेटिनम, निकिल, दक्षिण अमेरिका में लोहा, निकिल, क्रोमाइट, प्लेटिनम पाए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं नवीन वलित पर्वत के अवसादी सेल में चूना पत्थर पाया जाता है, ठीक ना। जैसे कि बिहार जो है, बिहार में भी चूना पत्थर पाए जाते हैं। यानी चूना पत्थर पाए जाने किस में पाए जाएंगे? तो नवीन वलित पर्वत होना चाहिए और वह अवसादी पर्वत होना चाहिए, अवसाद से बना हुआ पर्वत होना चाहिए। फ्रांस के काकेकस प्रदेश में चूना पत्थर पाया जाता है। जॉर्जिया और यूक्रेन में मैग्नीज पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। पेट्रोलियम तथा कोयला अवसादी सेल में पाए जाते हैं। जो कोयला होते हैं, जो पेट्रोलियम होते हैं, ये अवसादी सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एशिया के बारे में। तो कहा जा रहा है कि जो एशिया है यह इसमें भारत और चीन, एशिया में भारत और चीन विशाल लौह अयस्क निक्षेपण है। मतलब कि एशिया में भारत और चीन दो ऐसे देश हैं जहाँ पे अधिक मात्रा में विशाल लौह अयस्क पाए जाते हैं। चीन की बात की जाए तो चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये तीनों जो है टीन के अग्रणी उत्पादक है। मतलब कि यहाँ पे सबसे अधिक जो है टीन का उत्पादन होता है। चीन सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन के उत्पादन के लिए अग्रणी है। यानी चीन में सबसे अधिक क्या उत्पादन होता है? सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन। इसके अलावा एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जास्ता और तांबा पाया जाता है। अब बात करते हैं यूरोप के बारे में। तो देखिए
यूरोप में लौह अयस्क का ये अग्रणी उत्पादक है यूरोप। इसमें रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस में लौह अयस्क के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। किसमें? यूरोप में। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल का निक्षेप यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। देखिए, उत्तरी अमेरिका की बात की जाए तो लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबा का खनन किया जाता है। और इसके अलावा बात करें तो कनाडियन शील्ड प्रदेश, इसके अलावा कोयला, अपलेशियन प्रदेश में पश्चिमी कॉरिडोर में तांबा, जस्ता, सोना, चांदी और सीसा पाया जाता है। अब आगे बात की जाए तो दक्षिणी अमेरिका में देखा जाए तो दक्षिणी अमेरिका में जो ब्राज़ील में उच्च कोटि का लौह अयस्क पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ब्राज़ील में उच्च कोटि का लौह अयस्क पाया जाएगा। विश्व में टीन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो बोल्विया और ब्राज़ील है। कौन है? बोल्विया और ब्राज़ील है। ठीक ना। अब देखिए, दक्षिण अमेरिका के पास सोना, जस्ता, चांदी, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस, हीरा के विशाल भंडार पाए जाते हैं। किसमें? दक्षिणी अमेरिका में। इसके अलावा खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाए जाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं खनिज तेल से। ठीक ना, कि कहाँ पे पाए जाते हैं, शायद बने भी हैं। चलिए आगे बात करते हैं अफ्रीका के बारे में। अब अफ्रीका के बारे में ध्यान रखना कि हीरा, सोना और प्लेटिनम का ये सबसे बड़ा उत्पादक है। अफ्रीका हीरा, प्लेटिनम और सोना का सबसे बड़ा उत्पादक है। सोना दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे में पाया जाता है, जबकि तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, क्वार्ट्ज, बॉक्साइट और ये सभी दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाता है? तो इस बात को ध्यान रखना कि जो ऑस्ट्रेलिया है इसमें बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया। सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन, निकेल का अग्रणी उत्पादक है। तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी ये संपन्न है। ठीक ना। अब भारत में वितरण की बात की जाए तो भारत में क्या पाया जाता है? तो देखिए, लोहा की बात की जाए तो उच्च कोटि का लौह अयस्क भारत में पाया जाता है। और ये जो क्षेत्र है, देखिए अब ये जो भारत का जो विवरण है ना जी, इसको आप याद रखिएगा। पीछे वाला भले आप याद रखे नहीं रखे, यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि क्लास 6 से 8 के लिए जो एग्ज़ाम देंगे SST में, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक ना, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो लोहा की बात की जाए तो भारत में लोहा जो है लौह अयस्क उच्च कोटि का पाया जाता है। और ये इसका निक्षेप कहाँ कहाँ पे पाया जाता है लौह अयस्क जो है भारत में? तो देखिए, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। यानी ये जो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्र है, यहाँ पे लौह अयस्क पाया जाता है। बॉक्साइट की बात की जाए तो भारत में बॉक्साइट का जो प्रमुख उत्पादक है ये है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इन सभी जगहों को आप घोर के पी जाइए, एकदम रट जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फिक्स से आते हैं। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे खनिजों से। ठीक है। अब देखिए, अभ्रक की बात की जाए तो अभ्रक का जो उत्पादक है ये है झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। यहाँ से अभ्रक का उत्पादन होता है। भारत में विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है और निर्यातक भी है, यानी सबसे अधिक उत्पादन भी करता है और सबसे अधिक निर्यात भी करता है भारत। तांबा, देखिए तांबा के बारे में देखा है तो राजस्थान लिखा, खिचड़ी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये जो जगह है यहाँ पे तांबा पाया जाता है। और ये अब क्वेश्चन भी बना हुआ था तांबा वाला। मैग्नीज के बारे में बात की जाए तो देखिए, मैग्नीज में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे मैग्नीज पाया जाता है। सोना भारत में कहाँ पाया जाता है? तो कर्नाटक का जो कोलार है, ये कर्नाटक के कोलार में सोना का निक्षेप है। यह खान विश्व की सबसे गहरी खान है। ठीक है। अब बात करें चूना पत्थर तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु, यहाँ पे चूना पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है। अब ऊर्जा के स्रोत के बारे में बात कर लिया जाए
तो देखिए ऊर्जा के स्रोत में सबसे पहले देखिए कोयला, पेट्रोलियम, नाभिकीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। एक है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। परंपरागत स्रोत का मतलब आप क्या समझे? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत को बोला जाता है अनवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा मतलब कि ऐसी ऊर्जा जिनका निर्माण जल्दी नहीं होगा, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएगा, इनकी मात्रा सीमित है। और यही जो नाभिकीय ऊर्जा है, ये टीआरई थर्ड का क्वेश्चन है भाई। टीआरई थर्ड में पूछा जा चुका है कि नाभिकीय ऊर्जा के उदाहरण, नाभिकीय ऊर्जा किसके उदाहरण है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत या इसी को अनवीकरणीय ऊर्जा जो कहते हैं, और नवीकरणीय ऊर्जा, तो इसमें क्या कहता है? कोयला, पेट्रोलियम, नाभिकीय ऊर्जा और प्राकृतिक गैस। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन कहते हैं, क्योंकि ये जीवाश्म से ही बने होते हैं। कोयला की बात की जाए तो देखिए, अब कोयला जो है ये घरेलू ईंधन है और लौह इस्पात उद्योग में इसका सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। इससे वाष्प इंजन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत के उत्पादन में भी कोयले का प्रयोग किया जाता है। ये तापीय ऊर्जा कहलाते हैं। कौन? तो कोयला तापीय ऊर्जा कहलाता है। इसे अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो अंतर्हित धूप के रूप में इसे जाना जाता है कोयला को। भारत के कोयला उत्पादक जो जगह हैं ये है रानीगंज पश्चिम बंगाल में, झरिया धनबाद बोकारो झारखंड में, ठीक ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी रानीगंज है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में झरिया और धनबाद है, और बोकारो में झारखंड जो बोकारो में। अब आगे देखिए पेट्रोलियम के बारे में। तो पेट्रोलियम का जो उत्पाद है, देखिए पेट्रोलियम से बहुत सारा चीज़ बनता है, जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल, मोम, प्लास्टिक, स्नेहक मतलब कि मोबिल, ठीक ना। इतना चीज़ बनता है पेट्रोलियम से, और इसे काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, क्योंकि वो काले रंग का होता है। मुख्य जो उत्पादक है पेट्रोलियम का, यह यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला, अल्जीरिया। तो ये सभी जगह जो है जहाँ पे पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। भारत में डिगबोई जो है, भारत में जो असम का डिगबोई है, यहाँ पे सबसे पहले जो है पेट्रोलियम की खोज की गई थी। बम्बई में मुंबई हाई है, और कृष्णा और गोदावरी नदी डेल्टा में भी पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, और पाया जाता है। अब बात करते हैं प्राकृतिक गैस के बारे में। तो देखिए प्राकृतिक गैस में पेट्रोलियम के निक्षेप के पाए जाते हैं, और इसका जो उत्पादन होता है ये रूस, नॉर्वे, इसके अलावा यूके मतलब कि यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड में इसका होता है उत्पादन। भारत में कहाँ पे होता है प्राकृतिक गैस का उत्पादन? तो देखिए जैसलमेर, यानी राजस्थान का जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरी और मुंबई, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। जल विद्युत के बारे में बात की जाए तो आप जानते हैं कि जल विद्युत में टरबाइन घुमाया जाता है जल से। जल को गर्म करने के बाद जो है उस जल से जो है टरबाइन को, यहाँ पर जल को गर्म नहीं किया जाता है, बल्कि उस जल से टरबाइन को घुमाया जाता है। विश्व का पहला जो जल विद्युत उत्पादक है ये नॉर्वे है। सबसे पहले नॉर्वे में भी जल के माध्यम से विद्युत का उत्पादन हुआ। अग्रणी उत्पादक कौन कौन है जल से विद्युत उत्पादन? तो नॉर्वे, पराग्वे, ब्राज़ील और चीन, इसको ध्यान रखिएगा। भारत में जल विद्युत कहाँ से उत्पादन होता है? तो भाखड़ा नागल बांध से, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर घाटी, ये ऐसे जगह है जहाँ से भारत में जल विद्युत का उत्पादन होता है। विश्व में ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है। मतलब कि ये कह सकते हैं कि विश्व में जितना अधिक विद्युत की आवश्यकता होती है उसका 1/4 जो है ये जल विद्युत से ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब हम बात करते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। इसमें आता है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा। ये ऐसे ऊर्जा हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, ये असीमित मात्रा में है। सौर ऊर्जा की बात की जाए तो इसका उपयोग जो है सौर तापक के रूप में किया जाता है, सौर कुकर में होता है, सोलर ड्रायर में होता है, और रोपनी हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। माफ़ी चाहूँगा, रोपनी नहीं है, ये कुछ और लिखा गया, यहाँ पे मिस्टेक है। रोशनी हेतु, माफ़ी चाहूँगा, रोशनी हेतु प्रयोग किया जाता है। देखिए प्रथम सौर और पवन चलित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है।
यानी कह सकते हैं कि पहला जो है सौर से चलने वाला जो बस अड्डा है यह स्कॉटलैंड का है। पवन ऊर्जा की बात की जाए तो देखिए पवन ऊर्जा में पवन चक्की के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन होता है और इसमें जो उत्पादक देश हैं नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूएस और स्पेन ये मुख्य हैं। परमाणु ऊर्जा क्या होता है? तो प्रयोग होने वाले पदार्थ जिसमें इसमें देखिए परमाणु ऊर्जा में क्या क्या प्रयोग होता है, तो यूरेनियम, थोरियम ये जो है परमाणु ऊर्जा के प्रमुख जो है पदार्थ हैं। और कहा जा रहा है कि उत्पादक की बात की जाए तो संयुक्त जो यूएसए है ये सबसे बड़ा उत्पादक है इसका, और यूरोप भी है। भारत में राजस्थान, झारखंड के पास यूरेनियम के निक्षेप पाए गए हैं। भारत में कहाँ पे ये पाए गए हैं? तो राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के निक्षेप पाए गए हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? जो थोरियम है यह राजस्थान का जो है, एक मिनट, कहा जा रहा है कि जो कहाँ गया, कहा जा रहा है कि थोरियम जो है विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाया जाता है, राजस्थान के नहीं। भारत में परमाणु ऊर्जा के केंद्र जो है ये कलपक्कम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र, कोटा राजस्थान, राणा प्रताप सागर, ठीक ना, इसके अलावा नरौरा यूपी में और कैगा कर्नाटक में। ये कुछ जो है कह सकते हैं कि भारत में परमाणु ऊर्जा के केंद्र हैं। भूतापीय ऊर्जा के बारे में तो देखिए भूमि के ताप से प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। यानी भूमि के अंदर से जो ताप निकलते हैं, जो गर्मी निकलती है, जो गर्म जल निकलते हैं, उसी के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त की जाती है और इसलिए इसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। इसका जो उपयोग होता है भूतापीय ऊर्जा का खाना बनाने में, ऊष्मा प्राप्त करने में, नहाने और जो है काम और करने में इसका प्रयोग होता है। इसका जो उत्पादक है ये यूएसए है, सबसे बड़ा उत्पादक है इसका। इसके अलावा न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस इसके कुछ उदाहरण हैं। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो है हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में और लद्दाख के पुआ घाटी में पाया जाता है। ज्वारीय ऊर्जा की देखिए तो ज्वारीय ऊर्जा होता क्या है, तो ज्वार से उत्पन्न होने वाले जो ऊर्जा है उसे ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है और इसके लिए समुद्र के किनारे मुहाना बनाया जाता है और वहाँ से ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसके उत्पादक जो देश हैं रूस, फ्रांस, भारत के कच्छ की खाड़ी इसके विशाल उत्पादक जगह मांगना जाता है। इसके अलावा बायोगैस की बात करें तो देखिए अब बायोगैस में होता क्या है कि अवशिष्ट पदार्थ से ये बायोगैस का उत्पादन होता है, जैसे पेड़ पौधे के जो पत्तियां होती हैं उससे, इसके अलावा पशुओं के जो गोबर होता है वहाँ से, कुछ रसोई के जो सब्जियां होती हैं, इन सभी को एक जगह पे डंपिंग किया जाता है और फिर वहाँ से जो है बायोगैस का उत्पादन होता है। इसमें मीथेन पाया जाता है, बायोगैस में मीथेन पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकलती है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 उद्योग के बारे में। तो देखिए कृषि चूँकि प्राथमिक क्रिया है और उद्योग जो है ये द्वितीय क्रिया है। तो उद्योग के जो वर्गीकरण है 3 भागों में किया जाता है। एक तो होता है कच्चा माल के आधार पर उद्योग, तो इसमें जो है कई तरह के होते हैं। एक कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग और समुद्र आधारित उद्योग, ये होते हैं कच्चा माल के आधार पे। आकार के आधार पर जो उद्योग होते हैं लघु उद्योग और बृहद उद्योग होते हैं। इसके अलावा स्वामित्व के आधार पर यानी मालिकाना हक के आधार पे तब होता है निजी क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और सहकारी क्षेत्र के उद्योग। सहकारी क्षेत्र का मतलब कि कुछ लोग जो है अपना समूह बना लेंगे और उसके माध्यम से जो है अपना ये उद्योग धंधा चलाएंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कच्चा माल के उद्योग के आधार पे। तो देखिए कच्चे माल के आधार पर जो उद्योग होते हैं इसमें सबसे पहले आता है कृषि आधारित उद्योग। तो इसमें कच्चे माल के रूप में वनस्पति जंतु उत्पाद का प्रयोग किया जाता है। यानी जो कृषि आधारित उद्योग होगा वहाँ पे कच्चा माल के रूप में वनस्पति और जंतु उत्पाद का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण के लिए वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पादन, चर्म उद्योग, ये सभी जो है कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। खनिज आधारित उद्योग की बात की जाए तो खनिज आधारित उद्योग में कच्चे माल के रूप में खनिज अयस्कों का प्रयोग किया जाता है और इस उद्योग का उत्पाद अन्य उद्योग के लिए कच्चा माल होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यानी खनिज आधारित जो उद्योग होगा इसका कच्चा माल अन्य जो है इसका जो तैयार माल होगा अन्य उद्योग के लिए कच्चा माल में प्रयोग आता है। खनिज आधारित उद्योग
ये प्राथमिक उद्योग कहलाते हैं, इस भी बात को ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं समुद्र आधारित उद्योग के बारे में। तो समुद्र आधारित उद्योग में ध्यान रखिएगा कि इसमें कच्चे माल के रूप में सागर महासागर उत्पाद का प्रयोग किया जाता है समुद्र आधारित उद्योग में। उदाहरण के लिए जैसे समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों और मत्स्य तेल निर्माण, ये सभी जो है समुद्र आधारित उद्योग हैं। वन आधारित उद्योग क्या कहलाता है? तो कच्चे माल हेतु वनों से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक ना। और यह उद्योग लुगदी और कागज से संबंधित होता है, मतलब कि जो भी लकड़ी से संबंधित जो चीज़ें होंगी वो वन आधारित उद्योग होगा। जैसे लुगदी बनाना है, कागज बनाना है, तो ये सभी वन आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। इसके अलावा औषधि का निर्माण हो सकता है, फर्नीचर, भवन निर्माण, ये सभी जो है वन आधारित उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं आकार के आधार पर। तो देखिए आकार के आधार पर दो होते हैं, एक होता है लघु आकार के उद्योग, दूसरा होता है बृहद। तो देखिए कहा जा रहा है कि यह निवेश की गई पूंजी की राशि नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है, ठीक ना। अब बात करते हैं लघु आकार के उद्योग। तो यहाँ पे दस्तकारों द्वारा उत्पाद निर्माण हाथों से होता है, मतलब कि लघु जो उद्योग होंगे वहाँ पे जो सामानें बनेंगी वो हाथ से बनेंगी, किसी प्रकार की मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुटिया घरेलू उद्योग लघु आकार के उद्योग हैं, ठीक है। इसके अलावा उदाहरण में देखा जाए तो टोकरी, बुनाई, मिट्टी के बर्तन, हस्त निर्मित वस्तुएं, ये सभी जो है उदाहरण है लघु आकार के उद्योग के। अब हम बात करते हैं बृहद आकार के उद्योग, जो बड़े उद्योग हैं। तो इसमें क्या है, बड़े पैमाने पर भारी मात्रा में वस्तु का उत्पादन होता है। यहाँ पे पूंजी की भी अधिक जरूरत होती है, उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी चाहिए, मतलब कि यहाँ पे अच्छे से कौशल भी चाहिए, ज्ञान चाहिए। और उदाहरण के लिए इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है ऑटोमोबाइल, भारी मशीनों का उत्पादन, ये जो है बृहद आकार के उद्योग के ये उदाहरण है। अब देखिए एक होता है स्वामित्व के आधार पे। तो स्वामित्व के आधार पे जो है तीन होते हैं, एक होता है निजी, तीन नहीं कई होते हैं, ठीक है। निजी होता है, इसके अलावा सार्वजनिक, संयुक्त और जो है सहकारी। देखिए सबसे पहले बात करते हैं निजी के बारे में। तो निजी क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं इसका संचालन किसी खास व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता है और ये निजी स्वामित्व के होते हैं, मतलब कि खुद किसी व्यक्ति का होता है ये। अब बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में। तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं इनका संचालन और इस पे जो अधिकार होता है वो सरकार का होता है, ठीक ना। जैसे कि बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील एरोनॉटिक्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये दोनों जो एग्जाम्पल है ये सरकारी उद्योग के एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं संयुक्त क्षेत्र के बारे में। देखिए संयुक्त क्षेत्र में ध्यान रखिएगा, संचालन राज्य और व्यक्तियों के समूह से होता है। इसका संयुक्त क्षेत्र में संचालन जो है राज्य और व्यक्तियों के समूह से होता है, जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड। सहकारी क्षेत्र क्या होता है? तो इसका संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारकों या कामगारों अथवा दोनों के द्वारा हो सकता है। मतलब कि जो सहकारी क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं इसमें कोई भी समूह बना सकता है। जैसे मान लीजिए कोई लोग जो है उत्पादक हैं वही अपना बना लेंगे, कुछ कह सकते हैं कि जो पूर्तिकार हैं वही बना लेंगे, जो कामगार हैं वही अपना एक जो है समूह में लोगों को इकट्ठा करके सहकारी जो है क्षेत्र की उद्योग बना लेंगे। भारत में औद्योगिक प्रदेश की बात की जाए तो भारत में औद्योगिक प्रदेश जो है ये आते हैं मुंबई, बेंगलुरु, तमिलनाडु, हुगली, अहमदाबाद, बड़ोदरा, छोटा नागपुर पठार, विशाखापट्टनम, गुंटूरू, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, कोल्लम, इसके अलावा तिरुवनंतपुरम, यहाँ पे जो है भारत के उद्योग पाए जाते हैं। अब देखिए भोपाल गैस त्रासदी है क्या? तो ये जो है 3 दिसंबर 1984 को हुआ था और कारण क्या था? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया था जिसमें कुल 35,598 लोगों की मृत्यु हो गई थी। गैस कूप विस्फोट ये चीन में हुआ था, गैप कूप विस्फोट, और ये हुआ था 13 सितंबर 2005 को। कारण था क्या कि गैस के जो कूप था उसमें विस्फोट हुआ था और 243 लोग इसमें मारे गए थे। उभरते उद्योग
सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। मतलब कि ऐसे उद्योग जो नया नया उभर रहा है उसे सनराइज उद्योग कहा जाता है। इसमें प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित ये उद्योग होता है। ठीक ना। अब हम बात करते हैं लोहा इस्पात उद्योग। तो देखिए इसमें बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण के कई चरण होते हैं। सबसे पहले इस्पात कड़वा होता है, इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है। अल्युमिनियम, निकेल, तांबा, अन्य जो धातुओं को ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाकर अन्य मिश्र धातु बनाई जाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कहा जा रहा है कि इस्पात आधुनिक उद्योग का एक मेरुदंड है। मतलब कि आज के समय में कोई भी उद्योग नहीं चल सकता है इस्पात उद्योग के बिना। ठीक है, जैसे कि बात करें पोत, रेलगाड़ी, ट्रक, ऑटो, सेफ्टी पिन इत्यादि, यानी एक सुई से लेकर एक हवाई जहाज तक जितने भी चीज़ की जो है निर्माण हो रही है, इन सभी में जो है इस्पात का प्रयोग पड़ता है, जरूरत पड़ती है। प्रमुख इस्पात उत्पादक केंद्र जो है ये भिलाई है, छत्तीसगढ़। इसके अलावा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, बर्नर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला उड़ीसा, बोकारो झारखंड, भद्रावती कर्नाटक, विजयनगर कर्नाटक, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और सलेम तमिलनाडु, यानी ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जो है इस्पात का उत्पादन होता है। अब बात करते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के बारे में। देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड जो है इसे पहली ये निजी स्वामित्व में था। शुरू में ये जो कंपनी बना था तब निजी स्वामित्व का था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद सरकार ने इस कंपनी को अपने हाथ में ले लिया। झारखंड के स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर ये बसा हुआ है। मतलब कि इसकी स्थापना हुई थी। साकची में 1907 में इसकी स्थापना होती है टिस्को के नाम से, और बाद में इसका नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया था। ठीक ना, साकची का नाम बदल क्या रखा गया, जमशेदपुर। साकची के समीप संयंत्र स्थापित करने के कारण बंगाल के कालीमाटी स्टेशन से 32 किलोमीटर दूर कोलकाता के निकट था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। ठीक ना, इस उद्देश्य से वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा टिस्को को झरिया से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क प्राप्त होता था। लौह अयस्क चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता था। इस बात का ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब है जो टिस्को थी, तो टिस्को कंपनी को झरिया से कोयला मिल जाता था, और इसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ लौह अयस्क यहाँ से चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज मिल जाता था। खरकई तथा स्वर्णरेखा नदी जो है यहाँ से पानी इस कंपनी को मिल जाती थी। और सूती वस्त्र महत्वपूर्ण उत्पादक जो है देश के हैं, और इस कहने का मतलब कि सूती वस्त्र का जो महत्वपूर्ण उत्पादक देश है ये है भारत, चीन, जापान और यूएसए। बात करें हम अहमदाबाद के बारे में, तो देखिए ये साबरमती नदी के किनारे ये स्थित है। 1859 में यहाँ पहली बार सूती मिल स्थापित हुई थी। कब? 1859 में पहली बार सूती मिल जो है स्थापित हुई थी। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। आसानी से कपास की उपलब्धता यहाँ पर हो जाती है, और कपास हेतु उपयुक्त जलवायु एकदम जरूरी है। ठीक ना। ओसाका के बारे में बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है कि ओसाका जो है जापान के यंगो नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? यंगो नदी के किनारे स्थित है, और आसानी से इसे श्रमिक उपलब्ध हो पाते हैं जापान में। कच्ची माल ये आयात कराते हैं। ठीक ना। आयात निर्यात हेतु पतन की यहाँ पे व्यवस्था भी है जापान में। और कपास जो है मिस्र, भारत, चीन, यूएसए से आयात होता है। यानी जापान में जो कपास आते हैं ये भारत से, चीन से और संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है इतना था आपके क्लास नंबर 8 में। चैप्टर नंबर 5 था, इतना हम लोग कवर कर लिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो है चैप्टर को पढ़ा जाएगा। थैंक यू।